बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में हमारा जो VB.NET का रिमेनिंग पार्ट था हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हम डिफरेंट पैरामीटर्स या उसके अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस थे उनको डिस्कस किया था। अब आज के इस लेक्चर के अंदर जो VB.NET में स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इफ देन एल्स स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप एक सर्टेन कंडीशन के लिए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास आप एक कंडीशन दे रहे हैं कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30, तो देन आप क्या लिखेंगे? इट्स एन हॉट डे। टेम्परेचर 30 से ग्रेटर होगा तो हमारे पास उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? हॉट डे की। ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है, इसमें फर्दर कोई कंडीशन नहीं है, एक सिंपल एक कंडीशन दी गई है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो उसको हॉट डे के तौर पर जो है वो डिक्लेयर कर देगा। बट एक और स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है जिसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। अब इसमें दो कंडीशंस हो जाती है। यहां पे आपने देखा एक सर्टेन कंडीशन है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो आउटपुट मिल जाएगी, नहीं ट्रू होगी तो आउटपुट नहीं मिलेगी। बट इस केस के अंदर हम दो कंडीशन जो वो डिफाइन कर रहे होते हैं। इफ के साथ एक स्टेटमेंट, अगर वो ट्रू हो जाए तो इफ वाली आउटपुट आ जाएगी। बट अगर इन केस वो ट्रू नहीं होती तो उस केस में हम एक एल्स वाली कंडीशन भी देंगे कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स वाली जो कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट करवा दिया जाए। जैसे कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन स्टेटस इज एडल्ट। अब यहां पे हमारी इफ स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। बट व्हाट इफ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा कि हम स्टेटस क्या लिख देंगे? माइनर। इफ 18 तो देन एडल्ट, इफ लेस देन माइनर। तो ये एल्स स्टेटमेंट जो है वो असल में एक सेकंड कंडीशन भी ऐड हो जाती है जो फर्स्ट कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में एग्जीक्यूट होती है। इसी तरह एक इफ एल्स लैडर भी होती है। अब इफ एल्स लैडर क्या होता है कि उसके अंदर आप मल्टीपल जो कंडीशंस है वो प्रोवाइड करते हैं जो एक दूसरे से एक सर्टेन गैप के साथ जो है वो अरेंज होती है। जैसे कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90 ग्रेड ए प्लस, परसेंटेज ग्रेटर देन 80 ग्रेड ए, परसेंटेज ग्रेटर देन 70 ग्रेड बी, परसेंटेज ग्रेटर देन 60 ग्रेड सी। अब देखिए एक इफ के अंदर चार कंडीशंस आ गई हैं जो एक लैडर बना रही हैं, और फिर अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती देन एल्स में हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? ग्रेड एफ आ जाएगा। इस तरह नेस्टेड इफ भी हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है। नेस्टेड इफ क्या होता है कि एक इफ स्टेटमेंट में एक और इफ स्टेटमेंट जो है वो प्लेस की जाती है। फॉर एग्जांपल, इफ बैलेंस इज 1000 देन, अब देखिए ये एक इफ स्टेटमेंट होगी। अब इस स्टेटमेंट में एक और इफ स्टेटमेंट लगी हुई है कि बैलेंस अगर 100 है और एज 18 है देन आप उसको जो है वो करेंगे कि लोन अप्रूव्ड, अदरवाइज जो है वो एल्स स्टेटमेंट जो भी आप ऐड करेंगे लोन रिजेक्टेड आ जाएगा। यानी अब देखिए कि दो इफ स्टेटमेंट है, एक इफ के साथ दूसरी जो है वो उसके अंदर ही एम्बेड की गई है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। फर्दर हम मूव करते हैं, हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। इसमें मल्टीपल केसेस हमारे पास मौजूद होते हैं जिनमें से आप किसी एक केस को सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट केस स्टेटमेंट कहते हैं और उसके अंदर आप केस वैल्यूज जो है वो डिफरेंट लेवल पर जो है वो एलोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप सिलेक्ट केस डे नंबर में आप केस 1 क्या आ जाएगा? डे नेम मंडे। केस 2 क्या आ गया? ट्यूसडे। केस 3 4 5 क्या आ गया? ये आगे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आ गया। केस 6 7 क्या आ गया? वीकेंड आ गया। तो आप देखिए इस सारे केस में आप कोई भी एक इनपुट देकर आप इस केस में से कोई सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट को सिलेक्ट केस स्टेटमेंट जो है वो कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जो हमारे पास फॉर लूप आ जाता है। फॉर लूप क्या होता है? लूप का मतलब ये होता है कि एक सर्टन जो आपने सिंटेक्स लिखा है, कोड लिखा है, वो उसको बार बार रिपीट करवाता रहेगा। अब लूप की वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि हमने पीछे सी में भी देखा था। फाइनाइट लूप्स भी होते हैं, इनफाइनाइट लूप्स भी होते हैं, और फिर फर्दर फाइनाइट और इनफाइनाइट जो है वो कंडीशन डिपेंडेंट भी होते हैं। फाइनाइट लूप ऐसा लूप होता है जिसकी आप इटरेशन की जो तादाद है वो मुकर्रर कर देते हैं कि इतनी बार ये खुद को इटरेट करेगा। इनफाइनाइट वो होता है कि जिसमें आप जो इटरेशन की तादाद है
वो मुकर्रर नहीं करते। और कंडीशनल इफ लूप क्या होता है, जिसके अंदर आप जो लूप है उसके ऊपर कंडीशन लगा देते हैं कि जब तक एक सर्टेन कंडीशन ट्रू ना हो वो लूप अपना आपको इटरेट करता रहे। जैसे वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो लूप जो खुद की एग्जीक्यूशन जो है वो बंद कर देगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं फॉर लूप की, तो फॉर लूप जो है एक सर्टेन कंडीशन के लिए खुद को एक इंक्रीमेंट के साथ जो है वो रिपीट करता रहता है। इसको हम काउंटर भी कहते हैं कि हर बार एक एग्जीक्यूशन के बाद जो प्रोग्राम काउंटर है वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर जब दूसरी बार लूप चलेगा तो एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह के लूप को हम फॉर लूप जो है वो कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फॉर ईच लूप आ जाता है। अब फॉर ईच लूप जो होता है ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर लूप जब वो सिंगल एलिमेंट के लिए यूज हो रहा था, अब अगर आपके पास मल्टीपल एलिमेंट्स आ जाते हैं तो उसके लिए फॉर ईच लूप इस्तेमाल करते हैं कि हर एलिमेंट के लिए एक अलग अलग जो फॉर लूप है वो खुद को एग्जीक्यूट करवाएगा। फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास व्हाइल लूप आ जाता है। व्हाइल लूप क्या करता है, ये कंडीशनल लूप होता है। ये एक सर्टेन कंडीशन तक खुद को इटरेट करवाता रहता है। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होती है तो देन ये लूप जो है वो खुद को एग्जिट कर लेता है। और अगर वो कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होती तो जब तक वो ट्रू रहेगी वो लूप जो है वो खुद को एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। इस तरह के लूप को हम व्हाइल लूप कहते हैं। और दूसरी तरफ जो डू लूप आ जाता है, डू लूप जो होता है ये प्री टेस्ट लूप होता है। प्री टेस्ट लूप का मतलब क्या है कि ये दो तरह के लूप होते हैं, एक प्री टेस्ट लूप होता है और एक पोस्ट टेस्ट लूप होता है। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट। अब प्री टेस्ट लूप क्या होता है, ये मुमकिन है इसके आगे जो लिखा है ना जीरो और मोर एग्जीक्यूशन। अब चूंकि ये प्री टेस्ट है यानी कि कोड की एग्जीक्यूशन से पहले आप इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो मुमकिन है कि जब आप उसको पहली बार ही एग्जीक्यूट करवाने लगे तो वो तभी उसकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए और वो फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट ना हो। तो इसलिए हम जीरो एग्जीक्यूशन कहते हैं। यानी कि अगर पहली स्टेटमेंट में ही फॉल्स आ जाता है तो वो एग्जीक्यूशन तो एक बार भी कंप्लीट ना हो सकी, तो उस सूरत को हम जीरो एग्जीक्यूशन कहते हैं। जबकि जो पोस्ट टेस्ट होते हैं उनमें एटलीस्ट जो है वो वन लूप तो लाजमी एग्जीक्यूट हो जाता है। पोस्ट टेस्ट का मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन के बाद, तो जब एक बार एग्जीक्यूट होगा तभी तो उसको हम पोस्ट एग्जीक्यूशन के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई इसमें कम से कम जो है वो एक एग्जीक्यूशन या उससे ज्यादा एग्जीक्यूशन जो है वो पॉसिबल होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं, एक एग्जिट या टर्मिनेट लूप है और दूसरी जो वो कंटिन्यू स्किप और नेक्स्ट इटरेशन है। अब एग्जिट टर्मिनेट लूप क्या होती है कि इसके अंदर जो आपने सर्टेन कंडीशन दी है अगर वो ट्रू होती है तो लूप चलता रहता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो लूप है वो खुद को एग्जिट कर जाएगा, वो खुद को स्टॉप कर देगा। बट जो हमारे पास स्किप नेक्स्ट जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसमें क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स आ गई है तो वो उस फॉल्स स्टेटमेंट को स्किप कर देगा और फर्दर जो अपनी इटरेशन है उसको जारी रखेगा। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है उसको कंटिन्यू टाइप स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी सब प्रोसीजर। सब प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो एग्जीक्यूशन के बाद कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देते, कोई आउटपुट नहीं देंगे। इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं उनको हम सब प्रोसीजर्स कहते हैं। और जैसे ये कंप्लीट होंगे ये खत्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, बट किसी भी तरह का कोई रिटर्न या कोई भी आउटपुट जो है वो अपने सिस्टम को प्रोवाइड नहीं करते। ऑन द अदर हैंड जो फंक्शंस हैं ये रिटर्न वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनकी जो आउटपुट है वो रिटर्न वैल्यू जो है वो जरूर देती है जिसको हम फर्दर किसी और स्टेटमेंट के लिए एज एन इनपुट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंक्शंस और प्री प्रोसीजर में यही डिफरेंस है कि फंक्शंस जो है वो रिटर्न वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं जबकि जो प्री प्रोसीजर्स हैं वो रिटर्न वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करते। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी स्टैटिक वेरिएबल। अब स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, a local variable that retains its value between procedures। कि जब प्रोसीजर चल रहा होता है तो अगर वेरिएबल अपनी वैल्यू को रिटेन करे, उसको अपने अंदर जो है वो एडजस्ट रखे, तो इस तरह के वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। और ये स्टैटिक वेरिएबल किस तरह से काम करता है, ये इनिशियलाइज व्हेन फर्स्ट कॉल, जैसे ही जो फर्स्ट कॉल आती है खुद को इनिशियलाइज कर देता है, देन वैल्यू परसिस्ट इन द मेमोरी बिटवीन द कॉल्स, कि जब तक वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चल रही है, कॉल्स चल रही है, तो उसकी जो वैल्यू है वो वही मेंटेन रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और उसके जो उसकी जो वैल्यू है वो थ्रू आउट एग्जीक्यूशन जितनी बार मर्जी उसकी कॉल आ जाए वो वैल्यू चेंज नहीं होती। इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं हम उनको स्टैटिक वेरिएबल्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एरे एंड डिक्लेरेशन है।
एरे जैसे हम पीछे भी पढ़ चुके हुए हैं, जो एरे होती है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है, उसको अरेंज किया जाता है विद इन द कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर, यानी कि जहां से वो स्टार्ट हो रही है उससे फर्दर जो है वो कंसेक्टिव लोकेशंस पर अगर किसी एलिमेंट्स को स्टोर किया जाए तो उसको हम एरे कहते हैं। अब एरे जो है वो वन डिमेंशनल भी हो सकती है, मल्टी डिमेंशनल भी हो सकती है। वन डिमेंशनल में वो एक ही डायरेक्शन में होगी, जबकि मल्टी डिमेंशनल में एक मैट्रिक्स जो है वो बना सकती है, यानी कि उसके अंदर रोज और कॉलम्स जो है वो दोनों तरफ मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एरे की एक्सेस एंड ऑपरेशंस है। एक्सेसिंग एलिमेंट्स के लिए जो हम वो नंबर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इंडेक्सिंग की मैं बात करना भूल गया कि एरे के अंदर जब हम इंडेक्सिंग देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो और जो लास्ट एलिमेंट होता है उसकी उसकी इंडेक्सिंग होगी, उसके लिए फॉर्मूला होता है साइज -1। अब देखिए इस एरे का साइज कितना है, 4 है, और इसका जो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, साइज -1, यानी कि 4 - 1 क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि इंडेक्सिंग हम स्टार्ट कहां से करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप इस एरे में देखें 10, 20, 30, 50, तो यहां पर जो 10 है उसकी इंडेक्सिंग 0 होगी, 30 की इंडेक्सिंग जो वो 2 होगी, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं जी इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होती है कि इनकैप्सुलेशन में जब हम डाटा जो है जब उसको ऑपरेट करवाते हैं तो हम उसके स्टार्ट और उसके एंड पर हेडर्स अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो इंटरनल कोडिंग है हम उसको जो वो देख नहीं पाते या उस पर एक्सेस नहीं रहती, सिर्फ हम उसकी इनपुट और आउटपुट पर फोकस करते रहते हैं। अब हम इनकैप्सुलेशन करते क्यों है, इसकी जो चंद वजूहात, उनमें से एक्सेस जो है वो डाटा तक हम उसको कंट्रोल करते हैं कि अनऑथराइज्ड जो वो डाटा तक एक्सेस ना हो। कैप्सुलेशन के दौरान जो डाटा है हम उस पर हेडर लगा के उसके इंटरनल जो प्रोसीडेंस है या इंटरनली जो कुछ उसके कोड्स लिखे हुए हैं हम उसको फोकस नहीं करते, उसको हाइड कर देते हैं और सिर्फ इनपुट और आउटपुट पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से डाटा की जो एक्सेस है वो सिक्योर हो जाती है। वैलिडेट वैल्यूज बिफोर सेटिंग, जो वैल्यूज हैं उनको वैलिडेट भी इसके जरिए करते हैं, क्योंकि हम इंटरनल वैल्यूज हैं उसको चेंज नहीं कर पाते। और उसके बाद चेंज इंप्लीमेंटेशन विदाउट अफेक्टिंग द यूजर, के यूजर को इफेक्ट किए बगैर, यानी कि उसकी इनपुट और आउटपुट को इफेक्ट किए बगैर अगर आप कोड में चेंजेस करते हैं तो उसके लिए एंड प्रोडक्ट रिजल्ट जो है वो सेम ही रहेगा। डाटा की इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन रहती है, उसको चेंज या उसको करप्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद आ जाता है जी इनहेरिटेंस। इसको हमने डिटेल के साथ सी लैंग्वेज में भी पढ़ा था, वहां पर हमने इनहेरिटेंस की टाइप्स भी देखी थी कि किस तरह जो इनहेरिटेंस में हम सिंगल बेस से सिंगल क्लास ड्राइव करते हैं। इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है कि आप पहले से मौजूद क्लास में से नई क्लासेस जो वो ड्राइव करते हैं, और इसकी 4 तरह की होती हैं जो हमने सी लैंग्वेज के अंदर भी डिस्कस किया था कि आप एक बेस से एक ड्राइव करते हैं, सिंगल बेस से मल्टी क्लासेस ड्राइव करते हैं, या मल्टी बेसिस से सिंगल क्लास ड्राइव करते हैं, या मल्टी बेसिस से मल्टी क्लासेस ड्राइव करते हैं। तो 4 तरह की जो है वो इसमें जो इनहेरिटेंस पाई जाती है, जो पहले से मौजूद क्लास में से ही नई क्लासेस जो उनको ड्राइव करती है। इनहेरिटेंस में जो कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें फर्स्ट पे आप देखिए इनहेरिट्स का जो कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ये किसने इस्तेमाल होता है, स्पेसिफाई बेस क्लास ओनली वन इन VB.NET। ये जो बेस क्लास है जिनसे ड्राइव की जाएंगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नो टैलेंटेडेबल है, जिसके मतलब ये होता है कि प्रिवेंट क्लास फ्रॉम बीइंग इनहेरिटेड, यानी कि अगर आप किसी क्लास को इनहेरिट नहीं करना चाहते, उसमें से नई क्लासेस नहीं बनाना चाहते, तो आप उसको सील्ड कर देते हैं। उसके बाद मस्ट इनहेरिट, यानी कि वो क्लास है जिसको लाजमी जो है वो इनहेरिट किया जाएगा। ओवरराइडेबल, यानी कि मेथड दैट कैन बी ओवरराइडेड इन द ड्राइव्ड क्लास। उसके बाद ओवरराइड और साथ में ऐसे ओवरराइड्स है, तो ये वो मेथड है जो डज ओवरराइड बेस मेथड, और नॉट ओवरराइडेबल जिसको हम फर्दर जो है वो ओवरराइडिंग से रोक लेते हैं। मोस्ट ओवरराइड अब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसे हम ड्राइव्ड मस्ट बी ओवरराइड है। और उसके बाद माई बेस है, रेफर्स टू द बेस क्लास इंप्लीमेंटेशन, यानी कि ये डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं वो ड्यूरिंग द कोड आपको जो नजर आएंगे, ये सभी के सभी एसोसिएट करते हैं इनहेरिटेंस के साथ कि आप ये जो कीवर्ड है स्पेसिफाई करेंगे डिफरेंट जो उसकी कंडीशंस हैं, जैसे कि आप किसी को
किसी क्लास को इनहेरिट करना चाहते हैं, किसी को नहीं करना चाहते, और फिर इसी से हम फर्दर उसकी टाइप भी डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी जो इनहेरिटेंस किस टाइप की होगी। वो सिंगल बेस से सिंगल क्लास ड्राइव होगी, मल्टी बेस से सिंगल क्लास ड्राइव होगी, सिंगल क्लास बेस से मल्टी ड्राइव होगी। वो सारी चीजें जो वो इन्हीं जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, उनसे उसको डिफाइन जो है वो करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ये वो एबिलिटी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट को डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्ड के टाइम सेम मेथड से हम कॉल कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट मेथड से कॉल किया जाता है और ये एक्चुअली मेमोरी को सेव करता है ताकि जो डिफरेंट कॉल्स के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट असाइन करने की बजाय एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट कॉल से जो वो असाइन किया जा सकता है। इसमें दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, इसमें मेथड जो है वो ओवरलोडिंग का इस्तेमाल होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में जो मेथड है वो ओवरराइडिंग प्लस वर्चुअल मेथड इस्तेमाल होते हैं। यानी कि इसके अंदर आप बेसिकली यूं समझे कि एक ही ऑब्जेक्ट है और आप उसको मल्टीपल टाइम उसको यूज करें किसी एक कोड के अंदर, तो उस एक ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए आप बजाय ये कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट कॉल्स के लिए इस्तेमाल करें, उसकी बजाय आप डिफरेंट कॉल्स के लिए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो मेमोरी को कंजर्व करने के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। लेकिन यहां तक हमारी जो vb.net की डिटेल्स है वो कंप्लीट हो गई हैं। इन दी एंड हम एक शॉर्ट सा जो क्विक रेफरेंस ले लेते हैं, कंपैरिजन है vb6 और vb.net में। ये जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें आप देख सकते हैं कि vb6 और vb.net में उसके एरे बेस में क्या डिफरेंस है, डिफॉल्ट पासिंग में क्या डिफरेंस है, एरर हैंडलिंग, इनहेरिटेंस, मेमोरी मैनेजमेंट, डाटा टाइप्स, स्ट्रिंग लेंथ, थ्रेडिंग, डेटाबेस एक्सेस, डिप्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, सिंटैक्स, बूलियन, एंड और उनमें क्या क्या डिफरेंस है वो डिटेल के साथ यहाँ पर मौजूद है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर जो वो एमसीक्यू जो वो बन सकता है। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमारा जो विजुअल बेसिक वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। वो तमाम इंफॉर्मेशन जिनमें से पेपर में से सवाल आ सकता है वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया। फर्दर आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।